हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 5 के साथ आई हूँ जो क्लास 10th से लिया गया है। इसके पहले मैंने क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी में 1 से लेकर 4 तक का पार्ट कवर किया था, जिसमें करंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। आज इलेक्ट्रिसिटी का यह पार्ट 5 है और इसी के साथ क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ओवर होता है, ये कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 5 को और देखते हैं क्या हमको इसमें डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 5 में हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखना है। इसके पहले के सारे टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है। यदि आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले के सारे पार्ट को एक बार आप देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को आप क्लियरिटी के साथ समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है कि किसी सर्किट में जब हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, दोनों सेंस में, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में कुछ ज़्यादा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं, तो इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम रेजिस्टेंस को कंबाइंड करते हैं और यही कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास इसके 3 मेथड होते हैं: इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इन बोथ कॉम्बिनेशन। हम सीरीज में, पैरेलल में और बोथ में, इन बोथ, ये 3 हमारे पास तरीके होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम समझेंगे कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझेंगे हम कैसे कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को, और बोथ का मतलब आप समझ पा रहे हो, जब सीरीज किसी कॉम्बिनेशन में सीरीज और पैरेलल दोनों यूज किया जाता है तो ये बोथ हो जाते हैं। जो क्लास 10th में हमको नहीं पढ़ना है तो ये कॉम्बिनेशन हमको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में हमको सीरीज और पैरेलल ये 2 कॉम्बिनेशन ही पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसके पहले कॉम्बिनेशन के पहले मेथड की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन के पहले मेथड में किसी भी रेजिस्टेंस को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उस रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड होगा, वो सेकेंड एंड सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से डायरेक्टली कांटेक्ट में हो जाता है। फिर हमने थर्ड रेजिस्टेंस लिया, थर्ड रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है वो सेकेंड रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड से कनेक्ट होता है। आप सिंपली ये देख सकते हो, ये कुछ ऐसा हमने ये डिफ़िकल्ट सा नहीं है जिसको समझने में प्रॉब्लम हो। ये हमारे पास पहला रेजिस्टेंस है, इसका ये सेकेंड एंड है, उसको हमने ये दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से क्या किया, कनेक्ट किया। ये दूसरे रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को लिया, तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया। अगर हम इसको अलग अलग कलर में करते हैं तो शायद आपको ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ऐसे आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ तक है। ये हमने एक वायर लिया जिस वायर का रेजिस्टेंस R1 है, हमने दूसरे एक रेजिस्टेंस को लिया, ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस है, ये R2 हमने लिया, ये R2। फिर हमने एक तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया, ये एक तीसरा रेजिस्टेंस लिया, ये हमारा बनता है R3। अब आप क्या देख रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया, फर्स्ट पार्ट से। फिर हमने क्या किया, इसके सेकेंड को इसके फर्स्ट से कनेक्ट किया। इस तरह से ये हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता चला जाता है। और आखिरी में इसके इस फर्स्ट इनिशियल यहाँ एंड को लीजिए और इसके इस फाइनल को लीजिए और इसको लेकर के आप कनेक्ट कर सकते हैं करंट वगैरह के लिए किसी भी बैटरी या फिर सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बाकी आप जानते हो की वगैरह का कॉन्सेप्ट, बाकी आप की वगैरह यहाँ पर लगाओगे और इस तरह से हमारा यहाँ से स्विच ऑन होगा और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने नाम दिया ए का, यहाँ पर इस हमने एंड का नाम दिया बी। ये करंट इस तरह से फ्लो करते हुए जाएगा, यहाँ से आएगा और ये करंट ये चला जाएगा। ये पॉजिटिव से करंट चलता है, नेगेटिव की ओर जाता है। ये सारे टॉपिक आप पहले भी समझ सके हैं। ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। जहाँ पर इसका ये पार्ट है इसको हमने कर दिया बी, यहाँ जहाँ पर ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पे हमने कर दिया सी और इस पार्ट को हम लेते हैं डी। इस तरह से हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है जो कनेक्ट है और ये कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। इसको हम कहेंगे कि हमारे कॉम्बिनेशन सीरीज में किए गए हैं। अब हम समझेंगे इस कॉम्बिनेशन का क्या बेनिफिट है, ये कॉम्बिनेशन कैसे किया गया है। पहले एक छोटा सा डेरिवेशन हम देख लेते हैं प्रूफ इससे रिलेटेड, उसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन के क्या ज़रूरत थी, कॉम्बिनेशन हमने क्यों किया, इसकी नीड क्या थी, इसको आगे समझेंगे। पहले देख लेते हैं, शुरू करते हैं हम ओम्स थ्योरी से। अगर हम ओम्स थ्योरी की बात करें तो हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है V = IR। ये ओम्स थ्योरी, कि जहाँ पर रेजिस्टेंस की बात होती है ना
वहाँ पे ओम्स थ्योरी की बात हम करते ही हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ओम ने ही दिया था। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे ओम थ्योरी को लाना पड़ा। तो ये आप जानते हो, ये हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ। हम पहले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं। V इक्वल टू आई आर हमारा होता है। चलिए देखते हैं क्या होगा, V क्या होगा, I क्या होगा, R हमारे सामने दिख रहा है। पहला रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। ये तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ वायर, टेम्परेचर ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वायर। तीनों वायर के मटेरियल हो सकता है अलग हो, क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है अलग हो, लेंथ हो सकता है अलग हो, या फिर कोई एक अलग होगा तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों वायर का रेजिस्टेंस एक हो। फिलहाल हमने इस क्वेश्चन में तीनों वायर के रेजिस्टेंस को डिफरेंट रखा है। तो ये 3 वायर है जिनके रेजिस्टेंस डिफरेंट है। पूछा जाए किस वजह से डिफरेंट है, तो आप याद रखिएगा, रेजिस्टेंस जो होते हैं उनके 4 फैक्टर होते हैं। हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था। क्या हो जाता है, एक नेचर बनता है, दूसरा हमारा क्या बनता है, टेम्परेचर, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसके थ्रू रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है। तो रेजिस्टेंस इस थ्रू हमने R1, R2, R3 3 तरह के रेजिस्टेंस को लिया है। यहाँ पर इसके लिए 3 रेजिस्टेंस लिया है। बाकी अगर सारे चीज़ों में इक्वलिटी रहती है ये चारों फैक्टर में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी सेम होगी। तो ये रेजिस्टेंस हमने R1, R2, R3 कर दिया। अब यहाँ से यदि करंट मूव करता है तो पहले बार में भी करंट हमारा क्या होगा, I1। यहाँ जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ गया, तो ये I। दूसरे भी यहीं से करंट पास होकर के जाएगा, तो ये भी करंट क्या हुआ, I। यहाँ से करंट पास होकर गया, ये भी I, और ये I करंट क्या हुआ, वापस हुआ। सीरीज में है। अगर वायर ये अलग अलग रास्ते पे होता तो करंट की वैल्यू अलग अलग होती। अब तो हमारे पास एक ही पाथ ही है, करंट को इसी पाथ से होकर जाना है। तो क्या होगा, जो करंट यहाँ से चला उसको इससे भी होकर गुजरना पड़ेगा, इससे भी होकर गुजरना पड़ेगा, इससे भी होकर गुजरना पड़ेगा। तो हमारे पास जब एक ही रास्ते हैं, एक पाथ है जाने का, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, सेम होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू तो अलग अलग है, फिर करंट अलग अलग क्यों होगा। अगर यही वायर ऐसे कनेक्ट हुए होते तो उस केस में अलग अलग वायर में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट गया होता। लेकिन ये सब एक सीरीज में कनेक्ट हैं, तो करंट को तो यहाँ से जो करंट चलेगा वो पूरा मूव करके करंट को यहाँ आना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सब में करंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल डिपेंड अपॉन वर्क डन। पोटेंशियल का आपने फार्मूला पिछले क्लास से पढ़ा, वर्क अपॉन में चार्ज पार्टिकल्स। पोटेंशियल वर्क पे डिपेंड करते हैं, उस अकॉर्डिंग क्या होगा, अलग अलग पोर्शन की पोटेंशियल अलग अलग होगी। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल लिया V1, यहाँ पोटेंशियल किया V2 और यहाँ पोटेंशियल किया V3, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। अब चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है, यहाँ पे आया तो उसका वर्क डन कुछ और हुआ, यहाँ पे गया डिस्प्लेसमेंट कुछ और हुआ, यहाँ आया डिस्प्लेसमेंट कुछ और हुआ। अलग अलग पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होने के वजह से पोटेंशियल की वैल्यू हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी। पोटेंशियल यहाँ पर चेंज कर जाएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हमारा डिफरेंट हुआ। करंट एक ही हमारे पास वे है जाने का, तो करंट की वैल्यू हमारे क्या होती है, सेम होती है। और उसके बाद बात करते हैं रेजिस्टेंस का, तो हमने रेजिस्टेंस को डिफरेंट रखा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हमको डिराइव करना है, रेजिस्टेंस के लिए तुमको डेरिवेशन लाना ही है। करंट की वैल्यू हमारी हर जगह सेम है, तो हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल से। पहले वाले पोटेंशियल V1 है, दूसरे में V2 है, तीसरे में V3 है। ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा, तो आप जानते हो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड कंप्लीट पोटेंशियल की वैल्यू निकालना होता है तो पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कनेक्ट किया। ओम्स थ्योरी इस पे अप्लाई करते तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देखिए V1 की वैल्यू क्या होगी, I सेम है, बाकी क्या है R1 है, तो ये क्या हो जाएगा I R1। V2 के जहाँ पर I हमारे पास वही है R2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I R2। और V3 क्या हो जाएगा I R3। ये हमने V1 V2 V3 की वैल्यू रख दिया। करंट सब जहाँ सेम था तो हमने इक्विवेलेंट करंट नहीं निकाला है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करनी, हमने पोटेंशियल से स्टार्ट किया, पोटेंशियल की वैल्यू को देख लिया। अब V इक्वल टू यहाँ से I हम कर लेते हैं कॉमन। अगर I हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। I को आप उधर भेज दीजिए, I को आप ट्रांसफर करते हो तो V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपॉन I किसको रिप्रेजेंट करता है, ओम्स थ्योरी को अगर आप देखते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर मीन्स V अपॉन आई इक्वल टू आर। सो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R के इक्वल। R इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी तरह से हमारे पास
n रेजिस्टेंस कंबाइंड कर दिए गए होते, ये पूरे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n होते, तो क्या होता, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या बनता, Rn फॉर n रेजिस्टेंस। अगर n रेजिस्टेंस को इन सीरीज में हम कनेक्ट किए होते तो ये हमारे पास n तक गया होता। तो हमने क्या देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ द ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के सम के इक्वल हुआ। जो आपको रिजल्ट मिली उस रिजल्ट में आपने क्या देखा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये जो टोटल ओवरऑल आपने रेजिस्टेंस निकाला है ना, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, इक्वल टू द सम ऑफ द ईच रेजिस्टेंस या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो हमारे पास अलग अलग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं उस रेजिस्टेंस के सम के इक्वल आता है। तो आप समझ सकते हो, एक एग्जांपल अगर हम आपको दे रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम, तीसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओम, हमने कह दिया ओवरऑल रेजिस्टेंस बताइए सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 4 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम, मतलब हमने निकाला तो क्या आ गया 13 ओम। आप थोड़ा कंपेयर करके देखिए 13 ओम की कंडीशन क्या आपको दिख रही है। पहला जो रेजिस्टेंस था उससे ये ग्रेटर आया वैल्यू, मतलब कह सकते हैं R इज ग्रेटर देन R1। दूसरे रेजिस्टेंस से भी ग्रेटर आया, मीन्स R इज ग्रेटर देन R2। तीसरे से भी ये ग्रेटर आया, मीन्स R इज ग्रेटर देन R3। दिख पा रहा है, ये सबसे ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसमें हर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग देखा जाएगा तो हर एक रेजिस्टेंस से क्या होती, ज़्यादा होती है। तो इस कॉम्बिनेशन का यूज हम कब करते हैं, इस कॉम्बिनेशन का यूज हम तब करते हैं जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है। जब हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना होता है तब इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। और आप जानते हो कि R और I एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हो, तो उस केस में क्या होगा, तो हम कहेंगे उस केस में हमारी जो करंट होती है वो करंट हमारी क्या कर जाएगी, वो करंट हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज अगर हम टोटल ओवरऑल एक रिजल्ट की बात अगर हम करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्ट की बात करते हैं, तो देखिए क्या हमने पाया सीरीज कॉम्बिनेशन में, झट से इसको देख लिया जाए। अगर हमने सीरीज की बात की तो पहला, कब सीरीज का यूज करते हैं, सीरीज का यूज हम तब करते हैं जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमको क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो हम R का करंट हमको क्या करना होता है, करंट की वैल्यू को इसमें हमको डिक्रीज करना होता है। करंट की वैल्यू को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब करंट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करेंगे। अब बात आया इस कॉम्बिनेशन में R क्या होता है, तो इस कॉम्बिनेशन में R की वैल्यू इंक्रीज करती है और वो सारे रेजिस्टेंस के सम के क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमारे पास हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब अब बात करते हैं इन द कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, तो चलिए देखते हैं सेकेंड कॉम्बिनेशन को। सेकेंड हमारा क्या होता है, इन पैरेलल। चूँकि आपने फर्स्ट समझ लिया है इसलिए सेकेंड को आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने 3 रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी 3 रेजिस्टेंस का यूज किया। पहला रेजिस्टेंस, ये पहला कहा इसको R1। एक और रेजिस्टेंस लेते हैं, ये सेकेंड रेजिस्टेंस हमने लिया, ये हमारा हुआ R2। एक और रेजिस्टेंस लेते हैं, ये हमने थर्ड रेजिस्टेंस लिया, ये हमारा R3। वही R डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ वायर, टेम्परेचर ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वायर। सो हमने सब इसको में से कुछ भी अगर डिफरेंट रहा तो R की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। सबके यहाँ पहले हमने इंड को लिया और लेकर के किसी एक पॉइंट से कनेक्ट किया, और यहाँ पर इन सबको हमने किसी अनदर पॉइंट से कनेक्ट किया। इस तरह से हमने कनेक्ट किया
कनेक्ट करने के बाद फाइनली इसको हम लेते हैं और लेकर के क्या करते हैं, किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन, बाकी तो आप जानते हैं स्विच वगैरह का यूज करना, इसमें हमने की वगैरह यूज किया। इस तरह से ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, R1 R2 R3 हुआ। यहाँ से करंट हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव से चलता है करंट, तो यहाँ से करंट क्या हुआ, पॉजिटिव से आई करंट चला। जब आई करंट यहाँ पहुँचा तो इसके सामने 3 रास्ते हो गए, 3 वे। पहले में क्या था, एक ही रास्ता था, उसी से आई को होकर जाना था, टोटल आई वहाँ से पास किया। यहाँ से आई के पास 3 रास्ते हो गए। अब आई यहाँ से 3 वे पर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट क्या होगा, कम होगा। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई किसमें कितना फ्लो करेगा, आई की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी। रेजिस्टेंस जहाँ भी ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम हो जाएगा। अभी हमने ये क्लियर नहीं किया है कि R1 R2 R3 में कौन ज़्यादा कौन कम है, तो हम यहाँ पर लेते हैं कि रेजिस्टेंस, इसमें करंट I1 जाता है, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3, और तीनों यहाँ पर मिल करके जो करंट है वह वापस यहाँ पर क्या बना लेंगे, I, और इधर लौट आएंगे। अब आपसे कोई पूछता है कि I1 I2 I3 में कौन ज़्यादा होगा, तो ये तो डिपेंड करता है R1 R2 R3 हम किस तरह से लिए हैं। हमने यहाँ पर R1 R2 R3 में तो क्लियर नहीं किया है, तो I R पे डिपेंड करता है। जितना आप R लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी I बनती है। रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पर करंट के पास वे दिख रहे थे कि 3 वे थे, उसके अकॉर्डिंग हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, चेंज कर जाती है। तीनों जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और टॉपिक पर। अब इसको हम थोड़ा डिराइव करते हैं। अगर हम डेरिवेशन की बात करते हैं, वही वापस से ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। हमने कहा ना, जहाँ पर भी रेजिस्टेंस की बात आती है ओम्स सबसे पहले आ जाते हैं। ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, V = IR। ओम्स लॉ ये तो रट गया होगा, ये तो सपने में भी लोग बता लेते हैं, 10th के बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं ओम्स थ्योरी को। तो ओम्स लॉ क्या होगा, V = IR। चलिए देखते हैं। यहाँ पर R के लिए हमको डेरिवेशन लेना है। यहाँ पर V की बात करते हैं। अगर यहाँ से पोटेंशियल की बात करें तो अप्रॉक्स हर जगह का वर्क डन क्या दिख रहा है, इक्वल। ये नहीं कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले रहा है, कोई बहुत कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले रहा है। पोटेंशियल वर्क डन इक्वल होने की वजह से हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई है, सेम हो गई है। पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस फाइंड करना बचता क्या, करंट। हम ओवरऑल इक्विवेलेंट करंट देख लेते हैं। करंट स्केलर क्वांटिटी, I = क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3। सिंपली ये ऐड होती है। चलिए I की इक्वल टू I1 देख लेते हैं। यहाँ से आप निकालिए इस थ्योरी से, ओम्स थ्योरी से, तो I = क्या होता है, V/R। I1 क्या हो जाएगा, V सेम है लेकिन R के जगह पे R1 है, V सेम है लेकिन R के जगह पे R2 है। यहाँ पर भी V सेम होगा, R के जगह पे क्या होगा, R3 होगा। यहाँ से हमने V किया कॉमन, V कॉमन लेकर उधर भेजते हैं, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हुआ। 1/R1 + 1/R2 + 1/ में क्या मिला हमको, R3 मिला। अब I/V क्या होगा, यहाँ से आप देख लीजिए। अगर V को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होगा, I/V क्या बचता है, तब इधर I/V क्या बचता है, इधर 1/R। मतलब I/V की वैल्यू किसको बताती है, 1/R को। आप ऐसे भी समझ सकते हो, R = V/I, देन I/V, तो 1/R हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया, 1/R1, 1/R2, 1/R3। इस तरह से ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया। अगर हम n रेजिस्टेंस की बात करते हैं तब क्या होता है, अगर n रेजिस्टेंस की बात करते तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/Rn। ये हमारा प्रूफ हुआ। अब इस कॉम्बिनेशन में अगर बात करें, रिजल्ट की बात करें, क्या हमको रिजल्ट मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको रिजल्ट मिला है उसमें हमने क्या देखा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हो रही है वो किसके इक्वल हो रही है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमने अपॉन में कर दिया। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, बीच में क्या साइन लगाया, इक्वल का, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का हमने क्या किया, सम किया है। पहला रेजिस्टेंस R1 अपॉन में कर दिया, उसका रेसिप्रोकल लिया। दूसरा रेजिस्टेंस R2 अपॉन में कर दिया, उसका रेसिप्रोकल लिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल के सम के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ये क्या हुआ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक झट से एग्जाम्पल देख लिया जाए तुरंत। एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 4 ओम।
हमने कहा दोनों को पैरेलल में कंबाइंड करके बताइए क्या होगा। तो पैरेलल में क्या होगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 2, 1/r2 क्या हुआ 4। आपने एलसीएम लिया कितना आया 4, ये हो गया 2 + 1, ये क्या आ गया 3/4। मतलब 1/r की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 3/4। देन आप r निकाल सकते हो, r इक्वल टू क्या होगा 4/3, 4/3 का मतलब 3 × 1 = 3, 3 1.3 ये आया। ये इतना ओम r की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आप था कंबाइन करके देखिए तो था कंपेयर करके, r1 थी 2 ओम, रिजल्टेंट क्या है इक्विवेलेंट क्या है 1.3, मतलब कह सकते हो r इज लेस देन r1। वैसे ही r2 की वैल्यू है 4, रिजल्टेंट क्या है 1.3, मतलब r इज लेस देन r2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हर एक रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू कम आएगी। कंबाइंड करोगे तो जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होगा ना उससे भी कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ये हमारा एक क्लियरिटी बना कि ये एक हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब हम अगर बात करते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप किस तरह से कंबाइंड करोगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड किया है, एक सेकेंड, अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड किया, अभी भी ये पेन ज़्यादा हाँ देखते हैं, अगर हम कहीं पर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा करके हम कंबाइंड करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में r की वैल्यू क्या होती है, तो इस कॉम्बिनेशन में हमारी r की वैल्यू क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है। हमने देखा कि हमारी r की वैल्यू क्या हो जा रही है कम हो जा रही है, मतलब डिक्रीज कर जा रहा है। अगर r डिक्रीज करता है तो जाहिर सी बात है करंट क्या होगा, हमारी करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ। और टोटल ओवरऑल r किसके इक्वल होगा, तो r का रेसिप्रोकल r1 प्लस r2 प्लस r3, आप जहाँ तक ले जाते हो 1/rn के इक्वल होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। एक बात को और आप समझिएगा, अगर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम बात करें, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बात को आप ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा और लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मतलब समझ रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस जितना हमने कनेक्ट किया है उन रेजिस्टेंस का हम क्या करेंगे ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम इस पे डिस्कस करते हैं तो हमने कह दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस से कम आई है, जितने रेजिस्टेंस है उससे रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आई है। तो समझिए अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर एक रेजिस्टेंस से कम आता है तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन हमारा होगा पैरेलल, अगर सबसे कम आएगा तो। और अगर हर एक रेजिस्टेंस से ज़्यादा आएगा तो कॉम्बिनेशन क्या होगा सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर रहे हैं, मतलब करंट की वैल्यू को हम क्या करना चाह रहे हैं इंक्रीज करना चाह रहे हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब करंट की वैल्यू को हम क्या करना चाह रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। इस ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमारी जो नीड होती है, हमारी जो ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्बिनेशन करते हैं। ऐसे ही हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा था इन बोथ, इसमें क्या होता है हम कॉम्बिनेशन पैरेलल और सीरीज में भी दोनों में करते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्लास 10th में हम लोग को नहीं पढ़ना है तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने अप्रॉक्स इस चैप्टर के सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, ये चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपकी क्लियरिटी हो पाएगी। और सारे पार्ट को देखें, अगर आप एक पार्ट देखते हो तो कहीं से क्लियरिटी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसके सारे पार्ट को देखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।